मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि सपने इस तरह भी सच होते हैं क्या। अभी 5 महीने पहले ही तो विनय से मैं रितु दीदी जो ताऊ जी की बेटी थी की शादी में मिली। दीदी के देवर होने के नाते चुहलबाजी हुई, कब दोस्ती, फिर दोस्ती से ज़्यादा कुछ, और अब 10 दिनों बाद हमारी सगाई है। हवाई जहाज में अकेले बैठे हुए मैं मुस्कुराने लगी, लेकिन रितु दीदी बहुत खुश नहीं हुई थी ये सब सुनकर। क्यों? क्या वो मुझे अपनी देवरानी नहीं बनाना चाहती हैं? मम्मी ने भी यही कहा। रितु खुद तो सोने के सिंहासन पर विराजमान है, नौकर चाकर से भरा हुआ घर है, तुम्हें क्यों चाहेगी वहाँ देखना? अपनी माँ की तरह ही है। मम्मी की बात सुनकर मैं सहमत नहीं हो पाई थी। ताई जी और मम्मी में भले ही कितनी भी प्रतिस्पर्धा रही हो, पर रितु दीदी ने सदैव बड़ी बहन की तरह मुझे स्नेह और संरक्षण में संजोकर रखा था। दिल्ली एयरपोर्ट पर रितु दीदी प्रतीक्षा करते हुए मिल गई। मैं लिपट गई। अब तो तुम मेरे पैर छूकर आशीर्वाद लिया करो, बहन से देवरानी बनने जा रही हो। उनकी बात सुनकर मेरे मन का मैल धुल गया। खुश तो हैं दीदी इस रिश्ते से। दीदी और जियाई दिल्ली में रहते थे। विनय भी जियाई के साथ बिजनेस देखते थे। माँ पिता के ना होने के कारण जियाई ने ही विनय को पाला था, और अब रितु दीदी विनय का पूरा ध्यान रखती थी। घर पहुंचते ही मैं दंग रह गई। दिल्ली जैसे शहर में इतना बड़ा घर, रंग बिरंगे फूलों से सजी क्यारियां, सलीके से लगे पेड़, और हमारे स्वागत में हाथ बांधे खड़े आधा दर्जन नौकर। विनय की जिद पर जियाई ने मुझे यहाँ बुलाया था सगाई की शॉपिंग करने के लिए। मैं ये सोचकर भी गुलाबी हुई जा रही थी कि आज शाम को विनय से आमना सामना होगा। निम्मी, तुम फिलहाल तो ऊपर रहोगी गेस्ट रूम में, मेरे बगल वाले कमरे में, विनय के कमरे में शादी के बाद, ठीक है ना? दीदी की छेड़छाड़ मेरे गाल और लाल कर रही थी। शाम को विनय और जिया जी के आते ही मैं और परेशान हो गई थी। विनय मुझे प्यार से देख रहे थे और जिया जी चिढ़ा रहे थे। देखो साली साहिबा, कल से आपकी शॉपिंग शुरू, बिजनेस के काम से इनको हफ्ते भर की छुट्टी। खूब घूमिए आप लोग, लेकिन रितु भी आपके साथ रहेगी, आप लोगों की निगरानी के लिए। ठीक है निम्मी, मैं शर्मा रही थी। विनय एकदम से बोले, भैया निमिषा कहा करिए ना, निम्मी अच्छा नहीं लगता है। अगले दिन से खरीदारी शुरू हुई, इस शोरूम से उस शोरूम, इस डिज़ाइनर से उस डिज़ाइनर तक। शाम होने तक मैं बहुत थक गई थी। विनय को भी कुछ पसंद नहीं आया था। हालांकि एक लहंगे पर मेरा दिल आ गया था। कॉफ़ी शॉप में मैंने कहा, अरे सगाई ही तो है, वही क्रीम कलर वाला लहंगा ले लेते हैं, इतना क्या सोचना। विनय ने अजीब ढंग से जवाब दिया, इसलिए तो तुमको यहाँ बुलाया है, मुझे लग रहा था कि तुम कुछ भी ना पहन लो। मैडम, विनय की सगाई है, कोई मामूली बात नहीं है। दीदी ने कुछ नहीं कहा, चुपचाप कॉफ़ी पीती रही। 2-3 दिनों में लहंगा, शेरवानी सब लिया गया। जेवर कैसे होंगे, डेकोरेशन, फूलों का रंग, इतनी बारीकी से विनय पसंद कर रहे थे कि उबाऊ लगने लगा था। अगले दिन विनय को जिया ने बुला लिया। मैं और दीदी दिल्ली घूमने निकल लिए। कितना सुहाना लग रहा था सब कुछ। अचानक दीदी के पास विनय का फ़ोन आया। उन्होंने मेरी ओर बढ़ा दिया। निमिषा, तुम्हारा फ़ोन कहाँ है? और आज तुम बिना मुझे बताए कहाँ चली गई? मैं घर आया था तुम्हें लेने, मेकअप आर्टिस्ट के यहाँ जाना है मेकअप ट्रायल के लिए, तुरंत वहाँ पहुँचो, भाभी को एड्रेस पता है। मैं खिन्न हो उठी थी। मेकअप कैसा होगा ये तो मैं भी देख सकती हूँ ना। हर बात में विनय का हस्तक्षेप, ये सब क्या है? घर आते समय दीदी को घर छोड़कर हम दोनों बाहर खाना खाने चले गए। माहौल अच्छा था, लेकिन मेरा मन नहीं लग रहा था। विनय ने बात शुरू की, निमिषा, तुम जानती हो ना, मैंने पहली बार तुम्हें देखते ही सोच लिया था कि शादी मैं तुमसे ही करूँगा। मैं कुछ बातें साफ साफ करना चाहता हूँ। देखो, मैं भैया जैसा नहीं हूँ जो भाभी की हाँ में हाँ मिलाते रहते हैं। भाभी उनसे बिना पूछे हर काम करती हैं जो मुझे अच्छा नहीं लगता है। आज तुमने भी वही किया। एक बार भी तुमने पूछा नहीं मुझसे कि जाना है। और प्लीज़ अपना स्तर सुधारो, पसंद अच्छी करो। एक बात और है, मेरा नाम लेकर मत बुलाया करो। पति पत्नी में पति का पद ऊंचा रहता है, ये तो सच बात है। तुम्हें खराब तो नहीं लग रहा है ना मेरा कहना? मैं मुस्कुरा दी।
घर आने के बाद मेरा मुंह उतरा रहा। पूरी रात नींद नहीं आई। सुबह सबके जाते ही दीदी को लेकर कमरे में आ गई। दीदी, 2 दिनों बाद मेरी सगाई है। कल मम्मी पापा भी आ जाएंगे, लेकिन मुझे कुछ सही नहीं लग रहा है। मैंने रितु दीदी को एक एक बात बताई। दीदी का चेहरा संजीदा होता जा रहा था। निम्मी, मैं क्या बोलूँ? शुरू में मैंने विरोध किया था, किसी ने मेरी बात नहीं मानी। मैं नहीं चाहती थी कि तुम विनय से शादी करो। वो क्या है उसको मैं जानती हूँ। गुस्से में जिस तरह वो नौकरों पर चिल्लाता है, सामान फेंकता है, हर बात में अपना ही हुक्म चलाना। मुझे भी कहता है कि भैया ने आपको बहुत छूट दे रखी है। ऐसे इंसान के साथ तुम मुरझा जाओगी निम्मी। दीदी की बातें सुनकर मेरा रहा सहा शक भी जाता रहा। आंखें भर आई थी, लेकिन दिल मजबूत करके एक फैसला लिया। पापा को फ़ोन किया, टिकट बुक कराई। विनय और जियाई को बुलाकर मैंने बात छेड़ दी। विनय ने कांच की ग्लास ज़मीन पर पटक दी। क्या बकवास है, परसों सगाई है, आज तुम पीछे नहीं हट सकती हो। किसी ने तुम्हें भड़काया है। उसका इशारा दीदी की ओर था। मैंने कहा, मैं देख रही हूँ ना आपका रवैया। आपको एक पत्नी नहीं, गुड़िया चाहिए, हाँ में हाँ मिलाने वाली, निर्णय लेने में सक्षम, समझदार पत्नी नहीं। मैं बंदिशों में नहीं रह सकती हूँ। समझिए इस बात को। हर बात आपके हिसाब से नहीं हो सकती है। पति पत्नी के रिश्ते में सम्मान, समझ दोनों ओर से होनी चाहिए, एक तरफा नहीं। मैंने जीआई के पास आकर माफ़ी मांगी। जीजा जी, मुझे माफ़ करिएगा। वो कुछ बोले नहीं, नाराज़ लग रहे थे। विनय ने मेरे पास आकर कहा, निमिषा, मैं तुम्हें कितना पसंद करता हूँ, तुम्हें पता है ना? मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। विनय, आपको मैं पसंद आ गई थी, आपने मुझे चुना, लेकिन मेरे मन में तो खैर। इससे ज़्यादा मैं कुछ बोल नहीं पाई। कमरे में आकर फूट फूट कर रोती रही, सामान पैक करती रही। थोड़ी देर में निकाल लूँगी इस घर से, विनय की ज़िंदगी से और अपने सपनों की दुनिया से। टूटे सपनों की किरचें चुभ रही थी, दर्द हो रहा था, लेकिन एक सुकून भी था। जो प्यार आपको दम घोटकर मारने पर आमादा हो जाए, उसका अधूरा रहना ही बेहतर है। दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी? ये कहानी मैंने मेरी सहेली पत्रिका से ली है। इसकी लेखिका हैं उमा गुप्ता जी। आशा करती हूँ आपको मेरे स्वर में ये कहानी पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिएगा, और नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि आपको ऐसी ही अच्छी कहानियाँ सुनने को मिलती रहें। नई वीडियो में मिलती हूँ ऐसी ही एक अच्छी और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।